अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो लेक्चर से हम एक न्यू कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं ईएमएफ, जिसके बारे में हम फील्ड लाइन्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फील्ड लाइन्स होती क्या है, तो सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर, इस कोर्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, टॉपिक बाय टॉपिक। तो जो आज का जो लेक्चर है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल बेसिक से, जो कि स्टार्ट होता है वेक्टर कोऑर्डिनेट से। तो हम वेक्टर कोऑर्डिनेट के अंदर से कुछ टॉपिक ऑप्ट किया है जिसे का नाम है कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कौन से होते हैं? जो कि ये वो सिस्टम है जो कि हमने पहले पढ़े थे, जैसे कि मैट्रिक में भी पढ़ाया गया है, 9 में भी पढ़ाया गया है। ठीक है, इस तरह फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के अंदर भी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से हम बहुत अच्छे से वाबस्ता हैं, जो कि एक्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट के ऊपर मुश्तमिल होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ कोऑर्डिनेट्स होते हैं रेक्टेंगल के। अब रेक्टेंगल को हम इतना डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, आज हम सिलेंड्रिकल को डिस्कस करेंगे, और वो भी अच्छे से, ताकि इसके जो फार्मूला कैसे जनरेट होते हैं हम उसको सीख सकें। एंड सेकेंडली इसका जो टॉपिक है वो कैसे कवर होगा आज के सीरीज़ के अंदर, वो इम्पोर्टेंट है। तो सिलेंड्रिकल के कोऑर्डिनेट कौन कौन से होते हैं? एक होता है रॉ, तो मैं इसको से डिनोट कर देता हूँ रॉ। ठीक है, रॉ हो गए, एंड यहाँ पर फाई होता है, एंड जेड। एंड जेड मेरे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम आ गया। तो अब यहाँ पर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हमारे पास 3 पैरामीटर होता है। रॉ, जिसको हम रेडियस का भी नाम देते हैं, और फाई मीन एंगल, एंड जेड इज़ द कोऑर्डिनेट। ठीक है, जो कि थ्रू आउट कॉन्स्टेंट होता है रेक्टेंगुलर के अंदर और सिलेंड्रिकल के अंदर। स्फेरिकल के अंदर अगर हम बात करें तो स्फेरिकल नाम से ही वादे है कि ये स्फेयर से निकला है स्फेरिकल, जो कि एक 3D ऑब्जेक्ट आपको शो करवाएगा इन स्पेस। ठीक है, तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के अंदर क्या क्या होता है? आपके पास रेडियस होता है, ठीक है, और यहाँ पर फाई होता है, ठीक है, एंड यहाँ पर एंगल में होता है थीटा एंड थीटा, जो कि जो इसका नोटेशन है, ठीक है, वो मैंने यहाँ लिख दिया है। तो हम यहाँ पर ये 3 चीज़ें डिस्कस करेंगे और वन बाय वन इनको देखेंगे। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम से, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसको समझना है विद फिगर के। फिगर से समझने में थोड़ी सी मुश्किलात होती हैं, बट हम कोशिश करेंगे कि इस फिगर के अंदर अच्छे से समझ सकें और आपको फार्मूला खुद जनरेट करना आ सके, ताकि किसी भी किस्म की मसले ना हो। और लास्ट में मैं इसके सोल्यूशन दिखाऊंगा, लाइक क्या आप इसके फार्मूलाज कैसे लिख सकते हैं। बस आपको उसके अंदर थोड़ा सा माइंड का यूज़ करना होगा और याद करना होगा थोड़ा सा, क्योंकि जो लैग के अंदर जो लीनियर अलजेब्रा का टॉपिक है उसके अंदर ये पार्ट पहले से ही ऑलरेडी कवर हुआ हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम से। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर अगर हम बात की जाए, तो हमारे पास एक सिलेंडर टाइप कोई सब्सटेंस होगा, ठीक है, कोई एक ऑब्जेक्ट होगा। अगर मैं सिलेंड्रिकल यहाँ पर बनाऊँ, ठीक है, यहाँ पर पहले एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो कुछ इस सिलेंड्रिकल मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया है, ठीक है। अब वहाँ पर अगर मुझे ब्रेक करना होगा तो इसको थोड़ा सा और ठीक से बना लेते हैं। ठीक है, वहाँ पर एक्स वाई कोऑर्डिनेट भी होगा और वहाँ पर एक जेड कोऑर्डिनेट भी होगा, जिसको मैं इससे बना लेते हैं। ठीक है, तो ये जेड कोऑर्डिनेट मीन्स कि ये एक्स कोऑर्डिनेट आ गया, दिस वन इज़ वाई एंड दिस वन इज़ जेड। तो हमने इसको 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर अभी इसको सिंपल ब्रेक किया है, और अभी सिंपल सिंप्लीफाइड ये फॉर्म है। ठीक है, किसी भी एक सिलेंडर की अगर हम इसकी एक वेक्टर डायग्राम अगर बनाएं और इसको अपने एक्सिस के अंदर प्लॉट करना चाहेंगे तो वो कैसे करेंगे, तो चलिए देखते हैं, ताकि वो चीज़ें भी अच्छे से समझ सकें। ठीक है, तो ये कुछ मैंने एक्सिस बना लिए हैं, एक्स वाई जेड।
अब इसको करना क्या है, हमने एक मैं पॉइंट ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पर, जो कि एक सर्टेन एंगल के ऊपर होगा, और वो मैं पॉइंट इससे ड्रॉ करता हूँ ताकि थोड़ा सा फर्क नज़र आए। ठीक है, मैंने एक पॉइंट ड्रॉ कर लिया यहाँ पर, और अगर मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे तो मुझे क्या क्या मालूम होना चाहिए, तो मुझे मालूम होना चाहिए एक रॉ। ठीक है, और मैं इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ P1 का, ताकि मुझे बाद में आसानी से याद रहे कि क्या चीज़ें हैं। तो इसको मैं रॉ का नाम दे देता हूँ। ठीक है, और जब मैंने P1 का नाम दिया तो मैंने यहाँ पे रॉ 1 का नाम दिया और फाई 1 का नाम दिया, और यहाँ पर मुझे एक Z का नाम भी देना होगा, और Z थ्रू आउट कॉन्स्टेंट होगा। तो मैं यहाँ पर Z1 लिखूँ या Z लिखूँ, बात एक ही है। ठीक है, अब यहाँ तक मैंने अपना काम कर लिया। अब ये कोऑर्डिनेट क्या थे इसको अभी हम मेंशन कर लेते हैं। तो ये आपके पास है एक्स एक्सेस, ये आपके पास है वाई, एंड ये आपके पास है जेड। ठीक है, तो हमने ये अभी स्मॉल सा वेक्टर जो कि हमने स्पेसिफाई कर दिया है यहाँ पर कि कौन सा वेक्टर है, इसको हमने कोऑर्डिनेट दे दिए। अगर मुझे मुझे चाहिएगा कि ये जो वेक्टर है ये मुझे सिंपल दो सरफेस के ऊपर मिले, मीन्स के अभी ये 3 डायमेंशन के ऊपर बना हुआ है। अगर हम इसकी थोड़ी सी मॉडलिंग देखेंगे तो ये आपको जो पॉइंट है वो स्पेस के अंदर दिखाई देगा। ठीक है, तो इसको हम रोटेट असल में कर नहीं सकते, वरना 3D ऑब्जेक्ट की तरह आपको इसको दिखा सकते था मैं। तो कोशिश कर लेते हैं, अगर ये रोटेट हो जाए तो और भी अच्छी बात है। तो ये रोटेट नहीं होगा असल में, तो फिर इसके लिए देखते हैं कुछ, ताकि नेक्स्ट वीडियोस में आपको 3D लुक भी थोड़ा सा दिखा सकूं। ठीक है, चलिए अब इस आज की भी वीडियो में तो यही काम करते हैं। और मेरे पास एक फिगर है जो कि अभी मैं थोड़ी देर में शेयर करूंगा आपसे, वो 3D ऑब्जेक्ट की है। तो अब बात ये करते हैं सिंपल इसकी। अब यहाँ पर अगर आपने इसको देख लिया, अगर मुझे चाहिए इसको 2D के अंदर, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर सिंपल उसका प्रोजेक्शन ड्रॉ करना पड़ेगा नीचे। ठीक है, तो उसका प्रोजेक्शन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। मैंने इसका प्रोजेक्शन कुछ ड्रॉ कर लिया इस तरह। और आपको प्रोजेक्शन जब ड्रॉ करते हैं तो लेट सपोज कि मैं यहाँ से एक टॉर्च मार रहा हूँ। ठीक है, ये जो आपके पास टॉर्च है, लेट सपोज ये आपके पास टॉर्च है, और अब मैं इसको यहाँ से टॉर्च मार रहा हूँ, जो इसका जो शेडो है वो कहाँ बनेगा, वो इन दो प्लेन्स के ऊपर, वो इन दो सरफेस के ऊपर लाई कर रहा होगा। ठीक है, तो वो हमें यहाँ पर ड्रॉ करना है, और जो कि हम अभी ड्रॉ कर रहे हैं। तो अभी कुछ बेसिक सी चीज़ें भी हम पढ़ रहे हैं, तो उसके बाद फिर हम देखेंगे क्या चीज़ें हैं और क्या नोटेशन है। तो ये मैंने एक पॉइंट ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, और ये मैंने यहाँ पर अगर लेट सपोज मैंने अगर यहाँ पर नाम दिया है रॉ का, ठीक है, तो ये भी सिंपल नाम क्या हो जाएगा, रॉ का नाम हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, अब आपको पता होना चाहिए जो फाई है वो फाई क्या होता है। फाई एक वो एंगल होता है जो कि वाई एक्सिस से बनाया जाता है और जो उसके एक्स एक्सिस से कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, फाई क्या है, फाई वो एंगल है जो कि एक्स एक्सिस से कैलकुलेट किया जाता है, और इसके थ्रू हम एंगल मालूम करते हैं। ठीक है, और जो जेड एक्सिस है वो यहाँ पर बिल्कुल थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है, तो उसको हमने बिल्कुल एज इट इज़ यहीं रखा हुआ है। अब बात कर लेते हैं कि यूनिट वेक्टर के। अगर आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात की जाए, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की, तो वहाँ पर आपको याद होगा कि आप वहाँ पर आई जे के से डिनोट करते थे। मीन्स के अगर एक्स डायरेक्शन के अंदर है तो वहाँ पर हम आई यूनिट कैप लगाते थे। ठीक है, जब वाई में होता था तो वहाँ पर हम जे यूनिट कैप लगाते थे, एंड अगर जब वो जेड में होता था तो वहाँ पर हम के कैप लगाते थे। याद होगा आप लोगों को। ठीक है, सारी की सारी चीज़ें ये। लेकिन अब जब हम यूनिट वेक्टर की बात करेंगे तो वहाँ पर हम किसी एक वेक्टर को नाम दे देंगे कि ये हमारा वेक्टर ए है, तो उसकी डायरेक्शन में आपके पास क्या चीज़ है। अब लेट सपोज कि जो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो बेस कर रहा है किसी वेक्टर ए के ऊपर, और मुझे अब इसको ब्रेक डाउन करना है अपने कंपोनेंट के अंदर। तो मैं क्या लिखूँगा, ए एक्स, ठीक है ना, ए एक्स लिखूँगा, ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड। ठीक है, अब मुझे इसके यूनिट वेक्टर भी स्पेसिफाई करने होंगे। तो यूनिट वेक्टर के लिए मुझे यहाँ पे ए एक्स लिखना होगा, सिंपल छोटा सा ए कैप लगा के, तो वो यूनिट वेक्टर के अंदर ऑटोमेटिकली चले जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर ए वाई
ठीक है, और यहाँ पर ए जेड। तो इन तीनों को कोऑर्डिनेट के लिए इस तरह हम डिनोट करवाएंगे। तो अब बात समझने की ये है, जो वाई डायरेक्शन के अंदर है तो इसका जो यूनिट वेक्टर क्या है, ए एक्स है, इसका ए वाई है यूनिट वेक्टर, और इसका ए जेड है यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब हमने इन कोऑर्डिनेट सिस्टम के तो यूनिट वेक्टर फाइंड कर लिए। अब बारी है इन जो फंक्शंस हैं जो कि रॉ है आपके पास और फाई है, इनका हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर जो यूनिट वेक्टर होंगे वो क्या होंगे वो मालूम करना। ठीक है, तो सिमिलरली इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसको थोड़ा साइड में कर लेते हैं ताकि समझाने में और आसानी हो। तो इसको मैं यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पर करते कुछ ये हैं, इसको ये फाई है और इसको मैं 1 मिटा दूँ ज़रा। अब समझना ये है, अब इनके आपके पास क्या कहलाता है यूनिट वेक्टर क्या क्या होंगे। अब इनके यूनिट वेक्टर समझना बहुत आसान है। आपने जो एक्स वाई प्लेन के अंदर हमने जो भी होगा उसको हम ड्रॉ करेंगे इसके प्रोजेक्शन, ताकि आसानी से हम इसको ड्रॉ कर सकें। ठीक है, अभी हम सीधा सरफेसेस वगैरह के ऊपर नहीं जा रहे, डायरेक्ट हम इसके फार्मूला को एनालाइज करने जा रहे हैं। तो काफ़ी आसान है, अब इसको समझते हैं क्या चीज़ है ये। अब आपको सिंपल करना क्या है, आपके पास ये आ गया है रॉ। ठीक है, रॉ की आप डायरेक्शन देखें कि आपने एक्स वाई कोऑर्डिनेट के अंदर से इसका यहाँ से कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखना है, और इसी डायरेक्शन के अंदर आप चाहें तो यहाँ पर ही ड्रॉ कर दें। मैं यहीं पर ड्रॉ कर देता हूँ इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम, मीन्स की यूनिट वेक्टर। मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है, इसको ज़रा और सही से कर लेते हैं। मुझे इस जेड के डायरेक्शन के अंदर ही एक मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है। ठीक है, तो ये मेरे पास रॉ का एक यूनिट वेक्टर मुझे मिल गया इन द डायरेक्शन ऑफ रॉ। अब मुझे चाहिए फाई की डायरेक्शन। अब फाई की डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज क्या होती है, जो कि अपने आप को इस तरह रोटेट करवाती है। ठीक है, इस तरह रोटेट करवाती है। अगर आप यहाँ पर देखें तो जो एंगल है ये किस तरफ जा रहा है, ये मूव करते हुए जा रहा है आप उस तरफ, सामने की तरफ। अगर मैं इसको रफली से ड्रॉ करूँ तो ये सामने की तरफ जा रहा है, फिर वो रोटेट होते हुए पीछे की तरफ जाएगा। तो अगर मुझे इसका यूनिट वेक्टर ड्रॉ करना होगा इस प्लेन के ऊपर, तो वो मैं किस तरीके से करूँगा, इसको रब कर लेते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ये 90 डिग्री अपार्ट ये फॉर्म कर रहा होगा, और सिमिलरली यहाँ पर भी। तो यहाँ पर जो है आपके पास वैल्यू वो क्या है, वो आपके पास ए रॉ की वैल्यू है, और जो यहाँ पर जो वैल्यू है वो इसको मैं रब कर दूँ, पहले ए वाई ऊपर लिख लेते हैं। तो ए वाई ऊपर है, और सिमिलरली यहाँ पर है आपके पास ए फाई, यहाँ पर है ए और फाई। तो ये आपके पास दो यूनिट वेक्टर आ गए। ठीक है, अगर आपको इसी का ही सिलेंड्रिकल का जेड कोऑर्डिनेट ड्रॉ करना है तो जेड कोऑर्डिनेट सिंपल वही होगा जो कि आपके पास एक्सिस का जेड कोऑर्डिनेट है। तो अगर मुझे इसको ड्रॉ करना होगा तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपल एक स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ 90 डिग्री अपार्ट मुझे करनी होगी। तो ये मैंने कुछ कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर लिए अपने, जो कि इन द डायरेक्शन ऑफ जेड है। ठीक है, तो इसको अगर मुझे लिखना होगा तो सिंपल मैं क्या लिखूँगा, ए जेड मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया है। तो आई थिंक क्लियर है यहाँ पर चीज़ें भी, क्योंकि पेन डिफरेंट यूज़ कर रहा हूँ मैं, और ग्रीन पेन को भी चेंज कर लेते हैं क्योंकि ब्लैक और ग्रीन आई थिंक सिमिलर से हो रहे हैं। तो इसको हम ब्लू में चेंज कर देते हैं, तो ये ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब आगे भी। तो अब आपने ये काम कर लिया, अब इस फिगर को रखते हैं यहीं तक। अब पहले हमने समझना है जो कि सिंपल फार्मूलाज होते हैं इनके सिलेंड्रिकल के, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपका जो माइंड है वो थोड़ा सा और रिलैक्स फील करे और इजी रहे इस कोर्स के साथ। तो जो सिंपल फार्मूले हैं आपको मालूम होगा कि वो किसके, एक्स के वो किसके बराबर होता है इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के, रॉ कॉस फाई के, और सिमिलरली वाई किसके बराबर होता है, रॉ साइन फाई के। ये कैसे आए हैं ये भी मैं आपको अभी वीडियो के शुरू में ही बता दूंगा, कि मीन्स के अभी जो हम डिस्कस करेंगे दोबारा बता दूंगा।
ताकि आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो z इज इक्वल टू जेड होता है सिलेंड्रिकल के अंदर, बस ये एक चीज़ कॉमन है रेक्टेंगुलर के अंदर और सिलेंड्रिकल के अंदर। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूले हैं। अगर आपको इसी तरीके से रो की वैल्यू चाहिए होगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल आपको इसका स्क्वायर करना पड़ेगा इन दो इक्वेशंस का। तो आपको सिंपल आपको यहाँ पर वैल्यू मिलेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की, ठीक है ना। तो ये आप यहाँ पर आपको वैल्यू मिल जाएगी। अगर आपको यहाँ पर फाई चाहिए होगा तो सिंपल आपको इन दो वैल्यूज़ को डिवाइड करना पड़ेगा। तो आपके पास साइन अपॉन कॉस 10 बन जाएगा। तो ये टेंजेंट इनवर्स वाई अपॉन एक्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा पॉइंट। अब एक चीज़ मैंने आपको दिखानी है, देन इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इसी इसी डायग्राम को लेकर। तो इसको चेक कर लेते हैं पहले। एक ये पॉइंट है, तो यहाँ प्लेस करते हैं आगे। तो ये हम कुछ डायग्राम है जो कि आप देख रहे हैं, ये सिलेंड्रिकल के अंदर है। और अगर आप इसको देखना चाहें तो यहाँ पर x ठीक है दिया हुआ है आपको डायरेक्शन के अंदर, यहाँ पे y है एंड ऊपर z है। अब यहाँ पर क्या किया हुआ है, एक पॉइंट लिया हुआ है जो कि ब्लू डॉट से आपको दिख रहा है। ठीक है, इसको एक पॉइंट लिया हुआ है। अब इसके लिए अगर मैं आपको थोड़ा सा यूँ दिखाऊँ बनाकर, एक लाइन मैंने यूँ ड्रॉ कर दी है जो कि बता रहा है कि ओरिजिन से यहाँ से एक सेंटर से एक लाइन आई हुई है। अब हमने उस फिर क्या किया था, हमने उस लाइन का एक प्रोजेक्शन ड्रॉ किया था एक्स वाई प्लेन के ऊपर, जो कि एक्स और वाई के इस तरीके डायरेक्शन में थे। ठीक है, और यहाँ से इस तरीके से। तो ये एक्स वाई प्लेन के अंदर ये ड्रॉ हुआ है। ठीक है, तो एक्स वाई प्लेन के अंदर से फिर हमने क्या किया है, फिर वहाँ से एक लाइन ली थी ड्रॉ की, जो कि हमने इसको डिनोट करवाया था रॉ से। तो ये रॉ वाला पॉइंट यहाँ से कॉमन हो गया है। अगर मुझे यूनिट वेक्टर चाहिए होगा तो किस तरीके से निकलेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ रॉ। तो मुझे एक वैल्यू मिल जाएगी और यहाँ पर जो फाई है वो रोटेटिंग वैल्यू होगी, जो कि रोटेट करेगी फ्रॉम एक्स एक्सिस से। ठीक है, जब वो एक्स एक्सिस से कहाँ जा रही है, 90 डिग्री अपार्ट जा रही है। तो इस तरीके से हमने ये ड्रॉ किया था। तो अब हम इसी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, मीन्स के डायग्राम को कंटिन्यू करते हैं और इसको समझते हैं। अब इसकी वैल्यूज आपको निकालनी है, फाइंड आउट करनी है। तो वो कितना आसान है वो अब हम देख लेते हैं। तो इसको कॉपी करके नीचे ले आते हैं, कंट्रोल C, और यहाँ पर प्लेस। चलिए यहाँ पर अभी हमने ये प्लेस कर लिया है। अब आपको सिंपल एक ट्रांसफॉर्मेशन देखनी है। अब ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगी, तो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बहुत काम आसान है और बहुत इंतहाई आसान है। ट्रांसफॉर्मेशन हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, जिस तरह मैंने आपको ए का नाम दिया था, एक वेक्टर है ए जिसको मैं डिनोट कर रहा हूँ, ए से ही डिनोट करते हैं। ठीक है, सिंपल, ताकि आसानी रहे। तो वो ए एक्स बनेगा और उसका यूनिट वेक्टर ए एक्स कैप प्लस ए वाई और ए कैप स्मॉल से, और प्लस ए जेड। ठीक है, और स्मॉल ए जेड की वैल्यू मीन्स के यूनिट वेक्टर। तो आपने ये कर लिया काम। अगर आपको मैं बोलूँ कि आपको एक दूसरा वेक्टर चाहिए, ठीक है, दूसरा वेक्टर चाहिए जो कि इन टर्म ऑफ रॉ, इन टर्म ऑफ फाई और इन टर्म ऑफ जेड हो, तो लेट सपोज मैं इसको अगर वेक्टर 1 का नाम दे दूँ और यहाँ पर मैं वेक्टर 2 का नाम दे दूँ, ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर सकें। तो ये ए रॉ, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, मुझे जो वेक्टर 1 है मुझे इसकी वैल्यू नहीं चाहिए। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे यहाँ पर ए रॉ की वैल्यू, ए फाई की वैल्यू, इस तरीके से मुझे यहाँ पे अगर मुझे चाहिए होगी तो मैं किस तरह फाइंड आउट करूँगा। हमने इस वीडियो में और इस डायग्राम से यही समझना है कि किस तरीके से ये होगा। तो ए जेड मेरे पास सिंपल सब बन गया। ठीक है, तो ये दो वेक्टर है। अगर मैं यहाँ पर यूँ लिखूँ कि आपको ए फाई की वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू ए रॉ की वैल्यू चाहिए, तो अगर मैं यूँ लिख दूँ कि ये वेक्टर है किसका, ए वेक्टर का, और इसका जो यूनिट वेक्टर है इसका इन द डायरेक्शन ऑफ दिस। तो अगर मुझे वेक्टर चाहिए ए, जिस तरह यहाँ पर मैंने रिप्रेजेंट किया था 1 से, अगर मैं यहाँ पर इसको समझाने के लिए अभी सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पर अभी 1 मिटा दूँ, तो जो वेक्टर ए है ये किसके बराबर है, ए एक्स
फिर आपके पास सारा का सारा पहले रेक्टेंगुलर के अंदर लिखना होगा, क्योंकि हम रेक्टेंगुलर से सिलेंड्रिकल की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होगा, सिंपल आपको जो भी कंपोनेंट है आपको उसको लिखना होगा ए एक्स इंटू, इसको पहले एक बारी में हम इसको कर लेते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम ए फाई के लिए हम वो काम डायरेक्ट कर सकें, ठीक है। ए वाई प्लस ए जेड इंटू ए जेड, ये आपके पास आ गया है वेक्टर ए, ठीक है। अब ए कैप मैंने जो ये ए रॉ वाला जो था वो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा दिया। अभी तो हमने यहाँ पे जो इतनी बड़ी वैल्यू लिखी है ये पूरी की पूरी वैल्यू किसकी है, ये पूरी की पूरी वैल्यू है ए की। अब आपको क्या करना है, अब आपको सिंपल ए रॉ को इन सबके यूनिट जो यूनिट वेक्टर है इनसे मल्टीप्लाई करवाना है। तो ये क्या बन जाएगा, ए एक्स, ठीक है, ए एक्स का यूनिट वेक्टर और डॉट ए फाई का यूनिट वेक्टर प्लस ए वाई और ए वाई का यूनिट वेक्टर इंटू ए रॉ, ठीक है, प्लस ए जेड का यूनिट वेक्टर, और इसको मिटा के सही कर लेते हैं, और ए जेड इंटू ए फाई। अब यहाँ तक तो काम कर लिया, यहाँ तक तो काम आसान था। अब जो मेन काम है अब वो आपको समझना है डायग्राम, और डायग्राम देखें कितनी आसानी से आप लोग अंडरस्टैंड करेंगे और मुश्किल नहीं होगी इंशाल्लाह। तो इसको मैं साइड पर प्लेस कर देता हूँ ताकि हमें यहाँ पर डायग्राम भी दिखती रहे। तो डायग्राम मैंने कुछ यहाँ पे यूँ प्लेस कर दिए और मैं यहाँ पर ये चीज़ें मिटा देता हूँ ताकि थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर हो जाए आप लोगों को। मैंने यहाँ पर जो चीज़ें काम की नहीं थी वो मैंने अभी रब कर दी हैं ताकि सिंपल हमें जो चीज़ चाहिए हमें वो दिखे। तो इसको कंट्रोल एक्स करते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने डायग्राम को फिगर को लेके आ गया हूँ। अब आपको क्या करना है, अब आपको सिंपल अपना यूनिट वेक्टर देखना है। किस तरीके से, अभी आप पहले वाले यूनिट वेक्टर को देखेंगे, क्या क्या है, ए एक्स डॉट ए रॉ। अब आपको ए एक्स का यूनिट वेक्टर देखना है और ए रॉ का यूनिट वेक्टर देखना है। अब ए एक्स का जो यूनिट वेक्टर है वो कहाँ होगा, ए एक्स का जो यूनिट वेक्टर है वो इस डायरेक्शन के अंदर है, ए वाई का इस डायरेक्शन के अंदर है जो कि मैंने बनाया हुआ है, और ए जेड का इस डायरेक्शन के अंदर है। तो ये मैंने ए जेड यहाँ का लिखा था जो कि आपको ये लाइन दिख रही थी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख दी है। अगर आप इनको देखें ए एक्स और ए रॉ को, क्या ये 90 का एंगल बना रहे हैं। एक्स वाई कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो हमेशा 90 का एंगल बनाते हैं, बट ये 90 से कम है एंगल, ठीक है। ये पूरा 90 के ऊपर नहीं बना हुआ। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ से लेकर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है, और इस एंगल को क्या कहते हैं, फाई। अब आपको एक चीज़ और माइंड में याद रखनी, जिसके साथ एंगल बनता है, जिस एक्सिस के साथ एंगल बनता है उसके साथ हमेशा कॉस लगता है। बस ये बात मेरी आपने हर सवाल के अंदर याद रखनी है और काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी आपकी। जिसके साथ जिस सरफेस के साथ या जिस एक्सिस के साथ एंगल बनता है उसके साथ हमेशा कॉस लगता है। तो आप एक्स के साथ क्या लग रहा है, थीटा आया हुआ है, फाई आया हुआ है, तो वहाँ पर कॉस का फंक्शन लगेगा। तो मुझे इस तरीके से पता चला कि यहाँ पर कॉस आएगा। ए एक्स डॉट ए रॉ में क्या फंक्शन आएगा, इनके दरमियान कितना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, हमें असल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वहाँ पर बताना है। तो वहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस तरीके से पता चला क्योंकि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक एंगल फाई है और ये एक्स के साथ बना रहा है, ठीक है। जिसके साथ भी बनाए, लेकिन इसके साथ आएगा क्या, कॉस। तो इसको हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, ए एक्स कॉस फाई, ठीक है। देखें कितनी आसानी से आपसे एक पार्ट ये सॉल्व हो गया। अगर इसी तरह बात की जाए ए वाई डॉट ए रॉ की, तो अब यहाँ पर हमने इसको देखना है ए वाई और ए रॉ को। तो ए वाई कहाँ है मेरे पास, ए वाई मेरे पास इस डायरेक्शन के अंदर है और ए रॉ कहाँ पर है, इस डायरेक्शन के अंदर है। अब मुझे यहाँ का एंगल चाहिए। अब एंगल में कैसे निकालूंगा मैं, अब जब मैंने यहाँ का एंगल निकाल लिया तो मैं अगर मैं कॉस 90 माइनस थीटा फाई कर दूं, अगर मैं, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक तो 90 डिग्री है, ठीक है।
अगर मैं cos 90 को इस फाई एंगल से माइनस कर दूंगा तो मुझे क्या एंगल मिल जाएगा, मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक का एंगल मिल जाएगा। और cos 90 माइनस फाई किसके बराबर होता है, साइन फाई के बराबर होता है। आप चाहें तो इसको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से प्रूव भी कर सकते हैं। तो सिंपल ए वाई, मैं इसको एक स्टेप में लिख देता हूँ कॉस, ताकि आप लोगों को भी याद रहे कि हमने लेके कैसे आए हैं, ताकि कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। और ये बन जाएगा ए वाई इंटू साइन फाई। अब ए जेड और ए रॉ देख लेते हैं, ए जेड और ए रॉ, ठीक है। ए जेड अगर देखा जाए तो ए जेड आप देखें, ए जेड आपको इस डायरेक्शन के अंदर मिल रहा है जो कि परपेंडिकुलर है, और वो किसी भी सरफेस के साथ देखेंगे तो वो हमेशा 90 का एंगल आपको बनाता हुआ दिखेगा, ठीक है ना। ये हमेशा 90 का एंगल इनके साथ बनेगा। तो 90 का एंगल हम किसी का भी अगर हम क्रॉस डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वो 0 के बराबर आता है, ठीक है। तो इसका जो क्या आएगा आपके पास, डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा इन यूनिट वेक्टर का, ठीक है। अब सवाल आपका ये भी होना चाहिए कि हम यहाँ पर कॉस फाई क्यों ले रहे हैं, ये दो वैल्यू कहाँ चली गई है। जब आप इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर कितना होता है, डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड होता है हमेशा 1। तो अगर मैं इसको इस फॉर्मेट में लिख दूँ थोड़ा सा समझाने के लिए, ए एक्स, ठीक है, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ए रॉ का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस फाई, ठीक है, इस तरीके से लिखा जाता है। और ये 1 के बराबर हो गए, ये इसलिए यहाँ पर कॉस फाई की वैल्यू आई है। तो इस तरीके से ये चीज़ एनालाइज की गई है, ठीक है। तो अब जल्दी से इसको लिखते हैं और फिर हम अपना अगले ए फाई की तरफ चलते हैं। तो इसको लिख लेते हैं, ए एक्स कॉस फाई प्लस ए साइन फाई, ठीक है। बस ये ख़त्म हो गया, इसको मैंने 1 का नाम दे दिया और ये आगे तो हो गया था 0। अब सिमिलरली आपको क्या काम करना है, सिमिलरली अब आपको काम करना है ए फाई के लिए। तो मैं जल्दी से इस इक्वेशन को कॉपी कर लेता हूँ ताकि इशू ना हो। मैं डायरेक्ट इस इक्वेशन को ही कॉपी कर रहा हूँ, या चले मैं ऐसा करता हूँ कि इन दो इक्वेशन को कॉपी कर लेता हूँ। तो ये कॉपी, तो ए फाई के लिए थोड़ा सा नीचे, तो ये लिख लिया मैंने। तो इसको पहले सेट कर लेते हैं और ये बराबर है अब ए फाई के, ठीक है। सिंपल से मेरे पास ये एंगल्स आ गए हैं और ये कोऑर्डिनेट सिस्टम थे जो कि मैंने लिख लिए, और सिंपल यहाँ पर ए फाई का एक यूनिट वेक्टर मेरे पास आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, सिंपल यहाँ पर आपको लिखना क्या है, ब्रैकेट लगा के ए एक्स यहाँ पर था और ये ए फाई था, और यहाँ पर आपको अब यूनिट वेक्टर्स क्या करने हैं, चेंज करने हैं। तो अब जब यूनिट वेक्टर चेंज करूँगा तो यहाँ पर ए फाई आएगा, जो भी यहाँ पर वेक्टर होगा आपने उसका यूनिट वेक्टर लगाना होगा। तो सिमिलरली यहाँ पर भी ए फाई, देखिए मैंने किया क्या है, कुछ भी नहीं किया। सिंपल वो होता फंक्शन क्या होता है, अगर इन सिंपल वर्ड में लिखा जाए और अगर मैं इसको यहाँ लिखूँ तो ए फाई किसके बराबर होगा, सिंपल वेक्टर ए के इंटू इसका जो यूनिट वेक्टर होगा, ठीक है ना। जैसे कि इसको और सिंप्लिसिटी के लिए बताऊँ तो जिस तरह हम लिखते हैं, समझाने के लिए अगर मैं बताऊँ, एफ एक्स लिखते हैं इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा लिखते हैं, ठीक है। और हम वहाँ पर जो मैट्रिक्स सिस्टम की अगर बात करें तो वहाँ पर हम यूनिट वेक्टर नहीं लगाते थे। तो इस तरीके से फिर हम आगे शो करना पड़ता है, एक्स कोऑर्डिनेट है तो यहाँ पर हम आई लगाते थे। ये सेकंड ईयर की बात कर लूँ अगर मैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की, तो वहाँ पर हम आई लगाते हैं, आई कैप जे कैप जेड कैप। तो इस तरीके से हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको रब कर देते हैं और अब इस फिगर को भी समझते हैं और इससे अपना आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो जो पहली टर्म है वो क्या है, ए एक्स इंटू ए फाई। अब ए एक्स इंटू ए फाई को हमने तलाश करना है। ए एक्स इंटू ए फाई कैसे तलाश करेंगे, वो सिंपल है, बहुत आसान है। वो किस तरह करेंगे, अब आप यहाँ पर देखेंगे फाई की वैल्यू कहाँ पर है, फाई स्टार्ट होगा यहाँ से, फाई हमेशा एक्स एक्सिस से स्टार्ट होगा और ये कहाँ तक जाएगा। अब आपने यहाँ पर देखना है इसके लिए, क्योंकि यहाँ पर तो हमने असल में ड्रॉ की हुई है प्रोजेक्शन, ठीक है। अब जब प्रोजेक्शन ड्रॉ की हुई है तो आपको प्रोजेक्शन वाले पॉइंट नहीं लेना है इसके अंदर, आपको लेना है जो रियल पॉइंट है इसके अंदर, क्योंकि हमें रियल पॉइंट का एक जो फाई है वो मिल जाएगा, तो काफ़ी हेल्प हो जाएगी उससे हम सॉल्व करने में।
तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का जो फासला है वो कितना है, यहाँ से यहाँ तक का फासला है क्या है 90 डिग्री, और 90 से आगे अगर आप आगे जाएँ तो ये कुछ ना कुछ सम एंगल बन रहा होगा। तो अगर इन अदर वर्ड्स में यहाँ पे कह दूँ कि ये वाला जो एंगल है यहाँ से लेकर यहाँ तक बन रहा है वो किसके बराबर है 90 + 5 के, ठीक है ना, वो किसके बराबर है 90 + 5 के। तो मुझे एक्स एक्सिस से लेकर यहाँ तक का एक एंगल मिल जाएगा, बट मुझे क्या क्या चाहिए, अब मुझे इन द डायरेक्शन ऑफ A5 चाहिए था, A5 की डायरेक्शन के अंदर, जो कि डायरेक्शन आपको दिख रही है ये वाली है, और AX के डायरेक्शन के अंदर, इन दोनों की डायरेक्शन के अंदर मुझे चाहिए। तो वो कैसे कैलकुलेट होगा, क्योंकि अब AX के अगर आप डायरेक्शन देखें तो वो भी ऊपर की तरफ पॉइंट कर रही है, तो वो नीचे की तरफ पॉइंट नहीं कर रही। इसकी डायरेक्शन क्या है A5 की, ऊपर की तरफ, इसीलिए मैंने यहाँ पर ये वाला पॉइंट को कंसीडर कर लिया है। और AX अगर मैं यहाँ पर भी ड्रॉ करना चाहूँ समझाने के लिए, और आप लोगों को शायद और अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी शायद, तो एक्स एक्सिस कुछ यूँ था, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक अभी आपने ये नहीं समझना कि ये 180 है, क्योंकि ये 360 के ऊपर बना हुआ है, मीन्स के ये एक स्पेस के ऊपर बना हुआ है। तो यहाँ से हमने एंगल कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये वाई कोऑर्डिनेट को क्रॉस करके जाएगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, समझाने के लिए मैंने ड्रॉ कर दिया ये। तो अब सिंपल आपको करना ये है, 90 + 5 आ गया। अगर अब जब आपको एंगल मिल गया यहाँ का, और मैंने आपको बताया था जिसके साथ भी एंगल बनता है उसके साथ क्या लगता है, कॉस लगता है, तो आपको इन शॉर्ट आपको ये वाला एंगल मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पर लिखूँगा cos 90 + 5, और cos 90 + 5 क्यों लिखूँगा, मैंने आपको वजह बताई है, जिसके साथ एंगल बनता है उसके साथ क्या लगता है, कॉस। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू आ जाएगी, तो जो कि वो आएगी -a sin 5। तो सिंपल आपको क्या करना है, इसकी जगह आपको यहाँ पे वैल्यू लिखनी है AX, ठीक है ना। आप यहाँ पर लिख दें cos 90 + 5 लिख दें, या फिर आप sin -sin 5 लिख दें। अब अगर आप उसको सॉल्व करना चाहते हैं तो cos 90 + 5 को सॉल्व करके देखें, आपके पास आंसर क्या आएगा, -5। अब सिंपल आपको क्या करना है, अब AY आपने लिखा, अब AY के लिए अब आपको कैलकुलेट करना है। अब वो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे वो देखते हैं और उसको कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पर AY और A5 है, ठीक है। AY कहाँ पर है, AY आपके पास ये रहा, और A5 आपके पास ये रहा, ठीक है। लेट सपोज कि आपके पास 5 और x y यहाँ पर है। अगर आपको यहाँ से लेकर इसके दरमियान एंगल कैलकुलेट करना है तो वो क्या आया था, जो कि cos थीटा आया था। यहाँ से यहाँ तक एंगल कितना है, cos 90, ठीक है, cos 90, और यहाँ से लेकर मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूँ, यहाँ से यहाँ तक एंगल कितना है, cos 90, और इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक एंगल कितना है, सम एंगल 5 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे क्या लिखना है, सिंपल, क्योंकि cos 90 यहाँ 0 हो जाएगा, और जो सम एंगल आएगा वो आपके पास एड अप हो जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, और इसके साथ एक्स एक्सिस के साथ थीटा बनेगा, मीन्स के 5 बनेगा। और इसको और समझाने के लिए मैं इसको 5 1 का नाम दे देता हूँ, और जब यहाँ पर जो एंगल बनेगा उसको मैं 5 2 का नाम दे देता हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो। मैंने 5 2 का नाम दे दिया। इसके साथ क्या एंगल बन रहा है, 5 2। तो इन शॉर्ट जो आपका जो ये कोऑर्डिनेट है वो क्या बन जाएगा, कॉस के अंदर तब्दील हो जाएगा। तो cos 5 आपके पास ये बन जाएगा, और जो ये वाला पॉइंट है वो तो ऑलरेडी 0 हो जाएगा। क्यों, अभी हमने डिस्कस किया था AZ और A5 के साथ कुछ भी हो वो हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा, क्योंकि एक्स एक्सिस भी जो 5 है वो कहाँ से रोटेट करेगा, एक्स एक्सिस से रोटेट करेगा, तो वो बिल्कुल ही सरफेस के ऊपर रोटेट करता हुआ चले जाएगा। तो वहाँ पर भी उसके साथ 90 का एंगल बनेगा। अब एक पार्ट और रह गया है, वो है AZ के लिए। तो वो भी जो हमने कॉपी किया था उसको पेस्ट करते हैं, और यहीं से कॉपी और पेस्ट कर लेते हैं। और ये काफ़ी आसान है इस केस के लिए और समझने के लिए भी, क्योंकि यहाँ पे सिंपल सा डॉट प्रोडक्ट यूज़ होगा और काम ख़त्म। तो आज की वीडियो थोड़ी हो गई है लंबी, लेकिन समझाना लाजमी था ताकि अच्छे से क्लियर हो सके, अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो यहाँ पर सिंपल क्या लिखना है आपको, AZ, ठीक है, और यहाँ पर भी AZ आ जाएगा, और यहाँ पर भी Z आ गया, सिंपल। और यहाँ पर भी मिटा के Z लगा देते हैं, Z लगा दिया है, ठीक है। और तो सिंपल यहाँ पर भी सिंपल AZ आ जाएगा, AZ Z AZ। AX और AZ के दरमियान एंगल कितना होता है, परपेंडिकुलर होता है हमेशा 90, म्यूचुअली
परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं ये। तो ये हो गई है 0, ठीक है। y और z के दरमियान एंगल कितना होता है 90, तो ये हो गया 0। कैसे 0 हुआ, क्रॉस प्रोडक्ट अप्लाई कर दें यहाँ पर, तो क्रॉस प्रोडक्ट करें, डॉट प्रोडक्ट अप्लाई करें, ए बी साइन थीटा ए बी कॉस थीटा, तो यहाँ पर a की वैल्यू ax और इसकी वैल्यू az, ये मैग्नीट्यूड आ जाएगा 1 और कॉस 90 होता है 0, तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो गई 0। अब अगर आप इसका यूनिट वेक्टर देखें तो जिस तरह आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के 1 होता है, सिमिलरली ए डॉट जेड डॉट ए डॉट जेड क्या होता है, यह होता है आपके पास 1। क्यों, क्योंकि इनके दरमियान एंगल कितना है 0 डिग्री, क्योंकि दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है। यूनिट फैक्टर से देखने से पता चल रहा है। तो कॉस 0 1 होता है, तो आपके पास सिंपल यहाँ पर क्या बचेगा ए जेड। तो आप कह सकते हैं कि ए जेड के अंदर आपके पास सिंपल ए जेड की वैल्यू ही आएगी ओरिजिनल, लेकिन हम इसके साथ इसका यूनिट वेक्टर भी लगा देते हैं, लेकिन आपकी बुक में टेक्स्ट बुक में इस तरह शो नहीं किया हुआ, तो हम यहाँ पर इसको एज इट इज छोड़ देंगे। अब जब हम इसके फाइनल इक्वेशन लिखेंगे तो इन सब इक्वेशंस को सम अप करके लिख देंगे। तो पहली जो इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, तो पहली इक्वेशन जो बनी थी आपकी ए फाई की, ए रॉ की, तो बनी थी ए कॉस फाई प्लस ए वाई साइन फाई इंटू रॉ। ये जो हमने अभी ए रॉ की वैल्यू निकाली थी उसका आ गया आपके पास आंसर, प्लस अब इसको मैं यहाँ पर साइड में थोड़ा सा लिख देता हूँ। जो दूसरा आंसर आया था वो आया था माइनस ए एक्स, ब्रैकेट भी हटा देते हैं यहाँ से, या यहाँ पर ब्रैकेट लगा देते हैं, यहाँ प्लस करके माइनस ए एक्स साइन फाई और प्लस ए वाई कॉस फाई। ठीक है, तो यहाँ पर कॉस फाई आ गया प्लस ए जेड, और इसका जो यूनिट वेक्टर आएगा वो आएगा, और मैंने यहाँ पे इसका यूनिट वेक्टर नहीं लगाया ए फाई। ठीक है, प्लस से पहले ए फाई है, तो मैं इसको मिटा के थोड़ा सा बना देता हूँ। यहाँ पर जो फाइनल इक्वेशन आएगी वो कुछ यूँ आएगी, और इस तरीके से हमने अपना सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को यहाँ पे ख़त्म कर दिया है। और अब जब तक मैंने आपको कहा था कि एक शॉर्ट ट्रिक बताऊँगा जो कि आपको थोड़ा सा इसको माइंड में रखनी है ताकि आप न्यूमेरिकल को भी आसानी से सॉल्व कर सकें। लेकिन मैंने आपको एक ओरिजिनल मेथड बता दिया है, अगर आप कहीं फंसे तो आप इजीली उसको अंडरस्टैंड करके अपना जो आंसर है वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। ठीक है, अब 2 मिनट की बात और करेंगे, देन फिर वीडियो एंड करेंगे। तो कुछ पॉइंट ये थे, तो जब भी अगर आपको ड्रॉ करना है, उसको टेबल आपको याद करना है, मीन्स कि आपको वैल्यूज़ चाहिए, तो वो किस तरह करेंगे तो वो भी देख लेते हैं। तो मैं इसको यहीं पे ले आता हूँ ताकि साथ के साथ हमें दिखता भी रहेगा और हम टैली भी करते रहेंगे। तो ऐसा करते हैं कि 1 बाय 1 हम इसको टैली करते हुए चलते हैं। ठीक है, तो अब देखें, सबसे पहले तो आपको इस तरीके से करना है, यहाँ पर एक्स वाई जेड की वैल्यू लिखनी है सिंपल। ठीक है, और ए रॉ ए फाई और ए जेड की वैल्यू जिस दो तरतीब के अंदर है। अब आपको याद रखना है कि पहले वाले के अंदर कॉस है और दूसरे वाले में साइन है। ठीक है, अब आपको बिल्कुल इसका उल्टा करना है, माइनस साइन और कॉस। ये आप लोगों ने लेग के अंदर भी सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर याद किए थे, तो बिल्कुल सेम है और आपको ये याद करने। अगर एक बार याद हो जाएंगे तो फिर फार्मूला बनाना इसके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब वो कैसे बनेंगे, अब वो यूँ देखें, अब आपके पास ए एक्स डॉट ए फाई क्या आया था, अब इनका आपने क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि आपने यहाँ से इस लाइन में ड्रॉ करना है और इसका जो पहला इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपको मिलेगा, ठीक है ना, वो क्या है ना, कॉस फाई। तो आपने ए एक्स इंटू ए कॉस फाई की जगह क्या लिख दिया, कॉस फाई। ठीक है, इसी तरीके से हम बात कर लेते हैं ए वाई डॉट ए रॉ की। तो ए वाई ये रहा साइन थीटा और ए रॉ, तो साइन थीटा आपने इस तरीके से यहाँ पर लिख दिया, जो कि हमने यहाँ पर मेंशन भी किया है, और ये कॉस 90 माइनस 5 से कैलकुलेट हुआ था। बिल्कुल उसी तरीके से अगर आप यहाँ पर आएँ तो ए फाई इंटू ए, जो ए फाई है और ए एक्स के दरमियान क्या एंगल है, ए एक्स। ठीक है, ए एक्स और ए फाई, तो पहला एंगल क्या निकला है, जो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है जो कि साइन बन रहा है, तो माइनस साइन। तो हमारा आंसर क्या आया था, सबसे पहले माइनस साइन, ये माइनस का साइन लगा हुआ है। तो इस तरीके से आप अपने आंसर को मैच कर सकते हैं। देन सेकेंडली क्या आया था, ए वाई इंटू ए फाई, ए वाई इंटू ए फाई आया था कॉस फाई, तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि फाई आ रहा है। ठीक है,
तो इस तरीके से आप अपना आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं और अपना जो डेरिवेशन है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम हुई हो वीडियो की लास्ट में ज़रूर बताएं, और ताकि इन न्यूमेरिकल्स को फिर हम करने में आसानी के साथ हम इसे कर सकें। थैंक यू।